अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जे डी एल लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है ताबिया अजीज़ ने। नावल का नाम है हमसे है ज़माना। मुसन्निफ़ा हैं समरा बुखारी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 2। सुबह नाश्ते में अम्मी से बड़े लाड के साथ पराठा और साथ में 3 अंडे बनवाए थे। एक आमलेट, दूसरा हाफ फ्राई, तीसरा बालाई और मीठा डालकर बनवाया था। इस वक्त सुबह के 10:30 हो चुके थे। घर के बाकी अफराद कभी का नाश्ता कर चुके थे। वह अकेला ही किचन में रखी मेज़ की कुर्सी पर नाश्ता सजाए जी जान से करने का इरादा रखता था कि मोहल्ले का बच्चा किचन में दाखिल हुआ। सलाम अशबील भा। इतना मज़ेदार नाश्ता। सलाम अधूरा रह गया। आंखों में हरीसाना चमक लहराई। चलो जी, हो गया मेरा नाश्ता, बन गई मेरी सेहत। फरमाओ क्यों तशरीफ़ लाए हो, बदमज़ा होकर दरियाफ्त किया। आपको जवाद भाई बुला रहे हैं, अपनी बैठक में बैठे हैं। आहो, खबर हो गई होगी कि मैं नाश्ता करने लगा हूँ, वो भी बड़ा ही नदीदा है। जाकर कह दो आ जाता हूँ और तुम दोबारा कोई पैगाम लेकर ना आना, कबूतर कहीं का। चलो अब उठ जाओ, एक नवाला तो दें। लड़का डटा खड़ा था। अपनी माँ से फरमाइश करो जाकर, उसने डांटा मगर पुरानी मोहल्लेदारी थी, लड़का कहाँ रहने वाला था। बढ़कर खुद ही बड़ा सा नवाला लिया, पहले आमलेट से लगाया, फिर साथ ही मीठा भी लपेट लिया। सुबहान अल्लाह, ये तो तुमने मुझे एक नई राह दिखाई है। इस तरीका कार से मैं कतन नाबल्द था। एक और दो फिर नया तरीका सिखाऊंगा। भागो यहाँ से वरना मैं तुम्हारा आमलेट बना दूंगा। ज़रा लिफ्ट ना भी करवाओ तब भी सर पर चढ़ जाते हैं। नाश्ते के बाद जब वह जवाद की बैठक में पहुंचा तो उसे मोहल्ले के नौजवान जनाब शकील के साथ महवे गुफ्तगू पाया। क्या मुसीबत नाजिल हुई है यार, इतने सवेरे बुला लिया, देखा नहीं आज कितनी सर्दी है। सर्दी देखी नहीं महसूस की जाती है, जवाद ने तसीह की। तो फिर महसूस ही कर लेनी थी। खुद तो हीटर लगाकर सर्दी में गर्मी के मज़े लूट रहे हो, मेरा नाश्ता तक बर्दाश्त नहीं हो सका। नाश्ता इधर कर लेना जिंद जान, अम्मी कीमे वाले पराठे बना रही हैं और मैंने साथ दूध पत्ती की फरमाइश भी कर डाली है, सब्ज़ इलायची समेत। लानत, तू दोस्त नहीं दुश्मन है। मुझे सवेरे ही इस प्रोग्राम से बजरिया सैल आगाह करते क्या मौत पड़ती थी। तो अब क्या हुआ है, जवाद हैरान हुआ। अब लहजा रिक्कत आमेज़ हुआ। ज़रा तवक्कुफ़ किया, फिर फरमाया, अब तो मैं एक हैवी पराठा और 3 अंडे डप चुका हूँ। यह सुनकर जवादी खूब हंसा। अशबील उतनी ही संजीदगी से बैठा उस हंसी के थमने का इंतज़ार करता रहा। कुछ मेरे मसले का हल भी है या मैं जाऊँ? शकील को उन्हें अपने वजूद की मौजूदगी का एहसास दिलाना पड़ा। जाना है तो जाओ, खुद को महबूबा तसव्वुर मत करो कि मैं लजाजत से भरपूर अंदाज में कोई गीत तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगा, जवादी ने बिगड़ कर कहा। ओहो, नाराज़ क्यों होते हो? तुम्हें अक्लमंद समझता हूँ, जब ही तो अपने मसले लेकर तुम लोगों के पास आता हूँ। खाली खुली मसले मसाइल, कभी उनका मुआवजा देने का ख्याल तुम्हें ना आया? तुम वाकई अपने दादा सेठ नज़ीर अली के असली पोते हो, अशबील ने जताया। दोस्तों में रुपया पैसा कहाँ से आ गया? शकील मुस्कुराया। मक्कार लोमड़, हमसे मत्था मत लो वरना मुंह रहेगा ना मत्था। ओहो, कीमा वाला पराठा ना खा सकने का गुस्सा मुझ पर मत निकालो। मेरा मसला सुन लो और उसमें कमाई के चांसेस भी मौजूद हैं। अच्छा फिर फरमाओ। अशबील संभल कर बैठ गया। तुम चुप करो, मैं फरमाता हूँ, जवादी ने शकील को खामोश करवा दिया और ख़ुद आगाज़ किया। लुब्बे लबाब यह था कि शकील के दादा जो कभी सुनार हुआ करते थे, आजकल वहम की बीमारी में मुब्तला बिस्तर पर रौनक अफरोज़ थे। उन्हें यह वहम था कि वो बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों में मजमूई तौर पर घिर चुके हैं। उन बीमारियों का इलाज वो हकीमों और पीरों फ़कीरों से करवाने के कायल थे। अब शकील को हुक्म हुआ था, हज़ारा डिवीज़न में एक नहायत पाए के हकीम साहब पाए जाते हैं। कहा जाता है उनके पास दुनिया की हर बीमारी का इलाज मौजूद है। वहाँ जाओ और मेरे लिए भी एक पुड़िया लेकर आओ। इतनी सर्दी में हज़ारा जाऊँ, वो भी ऐसी सूरत में कि मुझे अक्सर ज़ुकाम लगा रहता है। फिर क्या हम हज़ारा को तुम्हारे पास ले आएँ? अशबील भाई मजाक नहीं, कुछ हल निकालो, दादा का वहम दूर हो जाए। दोनों ने सर झुकाकर कुछ देर सोचा, फिर हल ये पेश हुआ कि हम हाजिर होंगे तुम्हारे दादा की खिदमत में और उन्हें अपने हज़ारा जाने वहाँ से अपनी बीमार दादी के लिए पुड़िया लाने की खबर सुनाएंगे। आखिर में बताएंगे कि तुमने हमसे उसी पुड़िया की फरमाइश की है जिसे हमने कमाल मेहरबानी से कबूल करते हुए ये पुड़िया आपकी खिदमत में पेश करने का नेक इरादा बांधा है। और साथ ही ड्रामाई अंदाज में पुड़िया पेश की जाएगी। और मेरा ख्याल है एंड पर आकर उन जय्यद हकीम साहब के इंतकाल पुरमलाल का इजाफा कर लिया जाए तो शकील के लिए हज़ारा जाना एक ख्वाब साबित हो सकता है। जियो अशबील भाई, ये तो बेहतरीन रहेगा। और हम ये पुड़िया दादा सेठ को मुफ्त में नहीं देंगे, जवादी ने पहले ही बता दिया और शकील ने इस पर ज़रा भी एतराज़ नहीं किया। अब तुम जाओ, हम शाम को तुम्हारे 2 मंजिला गरीब खाने पर रौनक अफरोज़ होंगे। फिर कार मीना की गोलियां दादी की साइड टेबल के दराज से निकालकर बारीक पीसी गई। एहतियात से एक खूबसूरत डिबिया में उसकी 3 अदद पुड़ियाँ रखी गईं। तब जवादी ने कहा, क्या ख्याल है इन 3 पुड़ियों के 3000 ना मांग ले?
3,000 भूल कर भी ऐसा ना करना। दादा सेठ 3,000 कभी नहीं निकालेंगे, बल्कि इसके बदले वफात पाना कबूल कर लेंगे। देखो ना, हज़ारा आमदोरफ्त में किराया भी तो लगा है। ये मत भूलो सोनो कि हम वहाँ अपनी दादी मोहतरमा के लिए दवा लेने गए थे। ये सफ़र हमने दादा सेठ की मोहब्बत में हरगिज़ तय नहीं किया। मेरे ख्याल में 1,000 मुनासिब रहेगा। चलो ठीक है। जवादी ने कारमीना के बनाए उस सफ़ूफ की एक चुटकी अपने मुंह में रखते हुए सर हिलाया। शाम को दोनों शकील के यहाँ पहुँचे तो उसे अपना मुंतज़िर पाया। मुस्कुराकर इस्तकबाल किया, जिस पर एतराज़ करते हुए कहा गया, ज़्यादा दांत निकालने की ज़रूरत नहीं, लोग शक में मुब्तला हो सकते हैं। जाओ और घर आए मेहमानों के लिए चाय का इंतज़ाम करो। चाय तो आज बहुत बेहतरीन तैयार हो रही है। क्या उसमें चाय की पत्तियों के बजाय सोने के ज़रात डाले हैं सुनारे की औलाद? नहीं नहीं, वो आज दादा जान के एक दीरीना दोस्त भी आए हुए हैं ना, इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम तो यूँ बता रहे हो जैसे हम भूखे नदीदे चाय पीने ही इधर आए हैं। नहीं, आप नाराज़ ना हो, दादा का कमरा वो सामने वाला है, चलें मैं आपके साथ चलता हूँ। जब वो तीनों दादा के कमरे में दाखिल हुए, एक तोते जैसी नाक और उल्लू जैसी आंखों वाले बुजुर्गवार को कुर्सी पर विराजमान पाया, जबकि दादा सेठ अपने जहाजी साइज बेड पर दराज बीमार सूरत बनाए हुए थे। दोनों ने अदब से सलाम किया, जिसका जवाब सिर्फ इशारे से दिया गया। दादा जान, ये वही हैं जिनका मैंने जिक्र किया था। अच्छा अच्छा। दादा की आंखों में चमक सी लहराई और वो दराज से नीम दराज हो गए। उन्हें भी बैठने का इशारा किया और बोले, बरखुरदारो, क्या तुम दवाई लेकर आ रहे हो? सच तो यह है कि मैंने उस हकीम साहब की बहुत शोहरत सुनी है और मुझे पूरा यकीन है उनकी दवा से मुझे ज़रूर आराम आ जाएगा। जी जी, बेशक बेशक, दोनों ने इस बात में सर हिलाए। शकील बता रहा था हकीम साहब इंतकाल फरमा गए हैं। सुनकर बेहद रंज हुआ। जी, अब पछतावत क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। जवादी को दादा के करीब बैठे उस शातिर आंखों वाले से उलझन हो रही थी, जिसकी नज़रें बराबर उन दोनों पर जमी थीं। बस इसी उलझन में यह मुहावरा ज़ुबान से फिसल गया और साहिब के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो जी, हम दवा लाए थे, असल में थी तो यह हमारी दादी के लिए, मगर हसीन इत्तफाक के उन्हें एक पुड़िया से ही अफाका हो गया, बाकी की 3 रखी हुई थी। जब शकील ने आपकी बीमारी बताकर परेशानी का इजहार किया तो रहा नहीं गया। ये बीमारियां तो हमारी दादी साहिबा की जान से कई साल से चिमटी हुई थीं। सोचा जब उन्हें अफाका हो सकता है तो आपको क्यों नहीं। अशबील ने जेब से खूबसूरत डिबिया निकालकर उनकी खिदमत में पेश करते हुए कहा, जीते रहो, अल्लाह जज़ा दे। तरकीब इस्तेमाल भी बता दो। हर हफ्ते 1 पुड़िया लीजिए और कमाल देखिए। दादी तो देने पर राज़ी नहीं थी, कह रही थी मेरा इतना पैसा लग गया है। मैंने कहा शकील का घराना ऐसा वैसा नहीं है, वो कीमत चुकाए बगैर तो हरगिज़ ना लेंगे। हाँ, क्या कीमत है? दादा ने अशबील की बात सुनकर कुछ चौंकते हुए पूछा। 1 पुड़िया 500 की है, ये 3 हैं, आप हिसाब लगाएं। 1500, कुर्सी पर बैठे हजरत ने फरमाया। कुछ सोचकर दादा से गोया हुए, बकौल इनकी मोहतरमा को 1 पुड़िया खाते ही अफाका हो गया था, तो आप काहे को 3-3 खरीदते हैं, एक ही खाकर देख लीजिए। वाकई मोहसिन मिर्ज़ा, आपकी बात लाजवाब है। दादा ने झट इत्तफाक कर लिया। सोच लीजिए, फिर दोबारा ये पुड़िया हासिल करने के लिए आलम बाला ही जाना पड़ेगा, और कौन जाने हकीम मरहूम वहाँ भी यही पेशा अपनाए हुए हैं, ये सब भूल भुला गए हैं। जी हाँ, जवादी ठीक कह रहा है। अब हम पुड़ियाँ अपने पास रखेंगे थोड़ा ही, हमारा तो ज़िंदगी का मकसद ही औरों के काम आना है। कोई ज़रूरतमंद ढूंढेंगे और उसे दे देंगे। नहीं नहीं, ये तो मुझे ही दे दो, मैं इसके 1500 देता हूँ। दादा को ये सूरत गवारा ना थी, झट रकम थमा दी और उन्होंने रकम मिलते ही इजाज़त चाही। ज़रा दिखाना तो, हकीम मोहसिन मिर्ज़ा ने डिबिया की जानिब इशारा करते हुए कहा, और दादा ने डिबिया उनके हाथ पे रख दी। खोलकर 1 पुड़िया निकाली, फिर उसे खोला, जायज़ा लिया, फिर नाक के करीब ले जाकर सूंघा। अब आंखें बंद कर लीं और दोबारा सूंघा, फिर आंखें खोलीं और बोले, इस पुड़िया में क्या है, मैं सिर्फ सूंघ कर ही बता सकता हूँ। क्या है? दादा ने इश्तियाक से पूछा। दवाओं के नाम जानकर क्या करोगे, बस ये सुन लो कि हमदर्द दवाखाने की मशहूर दवा कारमीना है, जिसकी 3 पुड़ियाँ वो लड़के तुम्हें 1500 में दे गए हैं। वे अशबील, मुझे मोची दरवाजे तो ले जा। क्यों दादी, मोची दरवाजे में अब रहा क्या है? और अगर आप उसके नाम से मुतासिर होकर वहाँ जूता मुरम्मत करवाने को देना चाहती हैं तो ये गलत फहमी भी दूर कर लीजिए। क्या हो रहा है अम्मा, ये पोते से क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं? अशबील के वालिद मोहतरम की छुट्टियाँ बकौल अशबील शैतान की आंत की तरह लंबी होती जा रही थी। घर में और किसी को हो ना हो, अशबील को उनकी वापसी का शिद्दत से इंतज़ार था। इसे कह रही हूँ मोची दरवाजे छोड़ा, मगर वही हडहरामी, बहस की आदत, आराम से थोड़ा ही मानेगा। मोची दरवाजे जाकर क्या करेंगी? बरखुरदार वाला सवाल पिदरे मोहतरम ने भी दोहरा दिया। आए हाय, एक तो तुम लोग पीछे ही पड़ जाते हो, जैसे मैं मोची दरवाजे नहीं जापान जा रही हूँ। खैर, पूछ रहे हो तो बताए देती हूँ। सुना है वहाँ पर इल्म नजूम के एक माहिर आकर ठहरे हुए हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, टीवी पर भी उनका प्रोग्राम चलता है। तो क्या आप अब ये इल्म सीखेंगी? वैसे सीख लें, बड़ा पैसा है इसमें। मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिएगा और जवादी को प्रोपेगेंडा मुहिम के लिए। आपका काम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा।
ओहो, मेरी भी तो सुन लो, इन दो नालायकों के जायचे निकलवाना चाह रही थी। पता तो चले ये काम करेंगे या यूं ही हमारे सीनों पर मूंग दलेंगे। काल बैल की आवाज़ पर सबसे पहले वालिद साहब मतवज्जा हुए। अशबील सुनी अनसुनी करके दादी के पास बैठा रहा। अगर पता होता आने वाले शकील मियाँ और उनके दादा सेठ हैं तो कभी वालिद साहब को गेट की तरफ ना जाने देता। बहरहाल जब वालिद मोहतरम 20-25 मिनट गुफ्तो शनीद के बाद लौटे तो चेहरे का रंग ख़तरनाक हद तक सुर्ख हो रहा था। ये अशबील के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं हुआ करती थी, मगर वो ये रंग देखता तब ना। वो तो दादी से बहस में मसरूफ़ था। ये कारमीना की 3 गोलियों की कीमत 1500 रुपये, इतनी महंगाई कब से हो गई? उनका ये कहना गज़ब ढा गया। उछल कर अपनी जगह से खड़ा हुआ, मगर देर हो चुकी थी। वालिद मोहतरम जूता हाथ में ले चुके थे। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। किस्मत की खराबी खाला जान और उनकी दुख्तरे नेक अख्तर मिस सेबा को आज ही एंट्री देकर उस सानेह को सानेह अजीम तर बनाना था। यार क्या ख्याल है, मछली का शिकार ना खेला जाए? ये ख्याल जवादी ने उस वक्त जाहिर किया जब दोनों रेलवे लाइन के साथ साथ चल रहे थे। यहाँ लाइन के आसपास आबादी नहीं थी, बस बच्चों ने खेलने के ग्राउंड बना रखे थे और शाम को यहाँ खासी रौनक होती थी। ये दोपहर का वक्त था, इसलिए हर सू खामोशी का राज था। जवाब नहीं दिया मेरी बात का। यार एक तो ये बड़ी ख़राबी है, वालिद साहब के हाथ से तबरुक लेने के बाद तू गुमसुम होकर रह जाता है। हालांकि जितनी तुझे पड़ी हैं उससे तकरीबन कहीं ज़्यादा मुझे वसूल करना पड़ी हैं कि आखिर मेरे अब्बा एक हेड मास्टर हैं। यार रोना तो इस बात का है, सेबा ने भी उसी वक्त हाजिरी दी और ये मंजर अपनी आँख से देखा। सेबा ने तो आज एंट्री दी है, वो शहर बानो तो रहती ही मेरे पड़ोस में है, हर बार ये नज़ारा बिला टिकट देखती है। तुझे फिर भी कुछ नहीं होता? अशबील को हैरत हुई। ठीक है, मुकाम अजहद शर्मिंदगी का है, लेकिन अब मैं मरने से तो रहा। अच्छा बता ना, मछली के शिकार के बारे में क्या इरादा है? दफ़ा करो, अब तो संजीदगी से पैसा कमाने की सोच रहा हूँ। ये बात तो हम गुज़िश्ता कई सालों से बड़ी संजीदगी से सोच रहे हैं, मगर लगता है पैसा कमाना हमारी तकदीर में नहीं है। हम शायद मुशक्क़त के लिए नहीं बल्कि राज करने के लिए पैदा हुए हैं। ओए यार, याद आया, कल दादी कह रही थी मोची दरवाजे के करीब कोई नजूमी है, उसके पास जाकर हमारे मुस्तकबिल का हाल मालूम करना है। यार क्या ख्याल है? पेशा तो ये भी कमाई वाला है। यार कितने ही नजूमी फुटपाथों पर बैठे बैठे फ़ना के मुकाम पर पहुंच जाते हैं। अच्छा पीरी फ़कीरी के बारे में क्या राय है? यार बिल्ली चचा की कोई जूती सर पर तो नहीं पड़ गई? मैं संजीदा हूँ यार, आ इधर चलकर बैठते हैं। फिर दोनों लाइन से कुछ फासले पर जाकर बैठ गए और तकरीबन 2 घंटे तक किसी बहस में उलझे रहे। वहाँ से उठे तो कच्ची आबादी की तरफ चल पड़े। नंग धड़ंग बच्चे, उलझे बालों, मैले चेहरों वाली औरतें, कमज़ोर बदहैत मगर अकड़ कर चलते मर्द, कच्चे पक्के मकान जिनमें अक्सरियत को किसी राज मजदूर ने नहीं मकीनों ने खुद तामीर किया था। उन मकानों को देखकर ही लगता था बस अभी अभी गिरने को हैं। यहाँ न निकासी आब का मुनासिब इंतज़ाम था, न गंदगी का। हर तरफ कूड़ा फैला हुआ था। उन घरों और गलियों में अजीब सी बसांत थी और उन लोगों के अंदर भी ताफुन फैल रहा था। वो आपस में झगड़ते और अपने हालात से फ़रार चाहते थे। इसके लिए मुख्तलिफ नशों का सहारा लेते थे। एक तो आमदनी की सूरत कुछ ख़ास नहीं, उस पर जो कमाई होती है वो भी फूंक दी जाती है। बच्चों का पेट पालने के लिए माएँ मेहनत मजदूरी को निकलती थीं। दिन भर मुशक्क़त के बाद भी इतना ही ला पाती थीं कि बच्चों को रूखी सूखी खिला सके। जवान होती लड़कियां ख्वाब बुनती हैं और जब ख्वाब टूट जाते हैं आह भरकर किस्मत से समझौता कर लेती हैं। फिर एक बच्चा गोद में एक पेट ने उठाए वो मजदूरी की तलाश में निकल खड़ी होती हैं। यहीं रेलवे की ज़मीन पर बनी उन नाजायज़ आबादियों में वो दोनों आज बातें करते हुए निकल आए थे। ऊंची नीची गलियों में से गुजरते गुजरते ढहते मकानों को देखते वो निस्बतन खुली जगह पर आ निकले। यहाँ एक 4 दीवारी थी, तकरीबन 4 फुट ऊंची, और उस 4 दीवारी के अंदर एक चबूतरा था और कब्र थी। सब्ज़ गुलाब से ढकी हुई थी और फूलों से सजी हुई थी। उसके सिरहाने बहुत से दिए यकीनन रात में जलाए गए थे, अब बुझ चुके थे। यहीं सब्ज़ चोला पहने एक मलंग बैठा था और वो हलवा पूरी खा रहा था। देखा तूने, जिस आबादी में लोगों को खाने को सूखी रोटी नहीं मिलती, वहाँ ये हज़रत हलवा पूरी का शुगल फरमा रहे हैं। तेरा क्या मतलब है? हमें मलंग बन जाना चाहिए? अब तू कहेगा कि तू फोत हो जा ताकि मैं एक कब्र तामीर करके उस पर ग्रीन गुलाब चढ़ा सकूं। ना चंद जी, मुझे ज़रा गैर जज्बाती और दुनियादार होना चाहिए। बहरहाल मैं कब्र पर नहीं बैठ सकता। हम ज़रा ऊंची किस्म के फ़कीर बनेंगे। जवादी उछला। ओहो पीर फ़कीर। उसके बाद अशबील ने एक भरपूर नक्शा भी खींच डाला। जवाद के चेहरे के तासुरात बता रहे थे वो मुत्तफिक होने जा रहा है। जब वो ये आबादी पार करके दोबारा रेलवे लाइन के साथ बने खेल के मैदान में आए तो बहुत कुछ तय हो चुका था। उसी वक्त जाकर सगीर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा सगीर नहीं खोला, सर से पाँव तक पानी में भीगा हुआ था। जवादी ने प्यार से सर पर हाथ फेरा और कहा, सुभान अल्लाह, तुम्हारे इस रूप से तो हम अब तक नावाकिफ़ ही थे। बिल्कुल मछले लग रहे हो। मछले? वो समझा नहीं। हाँ हाँ, मछली के शोहर, अशबील ने समझाया। वो खिसिया गया, बोला,
वॉशिंग मशीन लगा रखी है, अम्मी के साथ कपड़े धुलवा रहा था। तुम बताओ कैसे आना हुआ? तुमने बाइज़्ज़त किस्म की जॉब के लिए कहा था, इंतज़ाम हो गया है। बैग में 2 जोड़े शलवार कमीज़ के रख लेना और हमारे साथ चलने को तैयार रहना। सिर्फ 2 जोड़े, वो भी शलवार कमीज़? बहस मत करो, हमारे पास पहले ही टाइम कम है। कहाँ चले? चाय तो पीते जाओ। हाँ हाँ चाय, सो बिस्मिल्लाह। दोनों के बढ़ते कदम रुक गए। देख तो रहे हो कपड़े धो रहा हूँ, मैंने बस सुलह मारी थी, तुम सचमुच रुक गए? दोनों ने जवाब नहीं दिया, उसे धकेल कर परे किया और उसकी बैठक में दाखिल हो गए। हम तुम्हारी जॉब की खुशी में तुम्हारे साथ बराबर के शरीक हैं। गाजर का हलवा भी मंगवा लो, अभी मोहल्ले में दाखिल होते देखा है, अजमल हलवाई ने गर्मा गर्म बना कर रखा है। उफ, थक गए, सुबह से तुम्हारे लिए ही तो ख्वार हो रही हैं। नौकरी की ज़रूरत तो तुम दोनों को भी है, खुद क्यों नहीं कर लेते? अरे अहमक, नौकरी नहीं, हम तो ज़ाती बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सरमाया कहाँ से आया? वो मशकूक हुआ। वो नाना मामू ने हमारी खातिर अपने हिस्से की आबाई जायदाद सिर्फ 2 करोड़ में बेच दी है। 2 करोड़? सगीर उछला। हाँ, सिर्फ 2 करोड़, और तुम देखना हम उसे 1 महीने में दुगना कर देंगे। आपकी सलाहियतों पर भरोसा तो है, मगर इतना कहकर बेबस सा दिखाई देने लगा। तुम बताओ हमारी ऑफ़र कबूल है या नहीं? कबूल ही है। तो भी जाओ, चाय चूल्हे पर रखो और किसी बच्चे को भेजकर हलवा मंगवाओ, खुद ना जाना, एवं हवा शवा लग गई तो नया पुआड़ा पै जाएगा। तैयारियां ज़ोर शोर से मगर कुछ खुफिया तरीके से जारी थी। दोनों ने अपने अपने घरों में, और उनके कहने पर सगीर ने अपने घर कह दिया था, दोस्त का एक ज़रई फार्म है, वहाँ काम करेंगे। उसके लिए हमें उसके गाँव जाना होगा। तुम गाँव में रहोगे? दादी ने बेयकीनी से सर हिलाते हुए इस्तेज़ाइया रंग में अशबील से सवाल किया। ज़ाहिर है दादी, अब गाँव में वाक़या फार्म तो मेरी खातिर शहर आने से रहा। मेरा मतलब है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम गाँव में रह सको। दादी, ये तो वक्त बताएगा। ज़माने के हवादिस ने मुझे और जवादी को सर से पाँव तक बदल दिया है। तुम बदलने वाली चीज़ें नहीं हो। नाना मामू, क्या ये अखबार आपको मुझसे ज़्यादा प्यारा है? कब से आंखों से लगाए बैठे हैं। मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें, उसी बेध्यानी से कहा गया। ये बताएं, गाँव से आपके लिए क्या लाऊं? गाँव से? लो, अल्लाह की शान, गाँव वाले ज़रूरत का हर सामान शहर से मंगवाते हैं, तुम गाँव से ला रहे हो? नाना मामू, इतना गरूर भी अच्छा नहीं। तासुब की ऐनक उतार कर देखें, गाँव में सौगातें ही सौगातें हैं। मिसाल के तौर पर कुछ नाम गिनवाओ, ऐसा क्या है वहाँ जो शहर में नहीं मिलता? दूध, अंडे, मक्खन, देसी घी, अब तो सब कुछ बिल्कुल खालिस डब्बा बंद पैकिंग में दस्तयाब है। ओ नाना मामू, अभी मैं कौन सा वहाँ गया हूँ जो सौगातों के नाम गिनवाऊँ? बस अब जब चक्कर लगेगा लदा फंदा वापस आऊँगा। अब साग ना उठा लाना, दादी ने मुँह बनाया। अम्मी, मैं सोच रहा हूँ छोटी खाला को भी सलाम कराऊँ, फिर तो पता नहीं कब शहर का चक्कर लगेगा। हाँ हाँ बेटा, हो आओ, और जेबा से कहना कभी इधर का चक्कर लगाए, मैं तो उसके लिए बहुत उदास हो रही हूँ। जी अम्मी, मैं ज़रूर आपका पैगाम दे दूँगा। वो उसी वक्त जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इधर जवाद शहरबानों से कह रहा था, अपनी अम्मा से कह दो, वो जो सालों से जहेज़ के नाम पर अलम गलम जमा कर रही हैं, अब उसे धूप लगवा लें, रुखसती का वक्त आ गया है। क्या मतलब? अहमक लड़की, इस इतनी साफ और वाज़ेह बात में भी मतलब पूछना बाकी है। कह दो अम्मा हजूर से, हम जॉब करने लगे हैं, आपके छुट्टी पर आएंगे तो पहला काम तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाने का करेंगे। सुनकर शहरबानो बुरी तरह शर्मा गई और जल्दी जल्दी छत पर डाले कपड़े इकट्ठे करने लगी। ख्वाम खा की अदाकारियाँ, दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। आप भी ना बस जाए, मैं नहीं बोलती। वो कपड़े यूं ही छोड़कर नीचे उतरने लगी। ओहो, बात तो सुनो। देखो, सबसे नज़र बचाकर तुमसे मिलने छत पर आया हूँ। मगर वो रुकी नहीं। उधर अम्मी भी तो आवाज़ें दे रही थीं। ठंडी सांस भरकर वापस आना पड़ा। ज़ेबा के साथ अशबील की मुलाकात भी कुछ खास अच्छी नहीं रही। असल में ज़ेबा बेगम ने जॉब की नौयत पर सवाल करना शुरू कर दिए थे। एक तो तुम ना हर किसी को अपना शागिर्द तसव्वुर करके शुरू हो जाती हो। ये नहीं कि इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ, कोई अच्छी बात ही कह लो। मैंने भला ऐसा क्या कह दिया है? वो हैरान थी। लो, अभी और कसर बाकी है। मैं तो खामखा ही आ गया। सियानों ने सच ही कहा है, बीवी को ज़्यादा पढ़ा लिखा और अक्लमंद नहीं होना चाहिए। इधर जवादी शहरबानों के साथ कितनी पुरलुत्फ गुफ्तगू कर रहा होगा, इधर पीरियड ख़त्म होने में नहीं आ रहा। ये कौन से सियाने हैं जो इस किस्म के सच बोल गए हैं? सेबा ने खफगी का नोटिस ही नहीं लिया। उसी वक्त खाला चाय और समोसे लेकर आ गई। वो ठंडी आह भरकर समोसों पर चटनी डालने लगा। सेबा सर नीचा किए मुस्कुराती रही और खाला इधर उधर के किस्से सुनाती रही। पीर साहब का रोल कौन अदा करे और कौन मसाहिब ख़ास बने? तीनों अशबील के घर की छत पर बने स्टोर नुमा कमरे में बैठे थे और गौर इसी पर हो रहा था। मैं पीर साहब नहीं बनूंगा, एवं कुछ गलत सल्त कर गया तो गांव वाले जिंदा थोड़ी आने देंगे, सगीर ने कह दिया था। दोनों सुनकर खूब हंसे थे। इसमें इतना बेहाल होने वाली कौन सी बात है? उसने हंसी पर खफा होकर कहा था। तुमसे किसने कहा है हम तुम्हें इस बाइज्जत किरदार की ऑफ़र करने वाले हैं?
पीर असली हो या नकली, उनके चेहरे बारोब होते हैं। तुम्हें तो मोहल्ले के बच्चे तक पूरी बेतकल्लुफ़ी से छछूंदर के नामे गिरामी से पुकारते हैं। सगीर ने बुरा सा मुंह बनाया, मगर मुनासिब जवाब ना सोचने की वजह से खामोश रहा। मेरा ख्याल है जवादी पीर साहब का रोल तुम निभाओ, मैं मसाहिब खास बन जाता हूँ। यकीनन इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा होगा। जवादी ने भवें उचकाकर मशकूक अंदाज में अशबील को देखा। आहो, फ़ायदा ही फ़ायदा। तुम कभी ना मेरी मोहब्बत पर यकीन करना। फिटे मुँह, अब मैं पीर साहब बनूंगा, तुम चेले बन जाना। चल पड़ा ये बिज़नेस, पहले ही झगड़ा शुरू हो गया है। सगीर ने शर्म दिलाना चाही। ये कारोबार इतना भी आसान नहीं था, अच्छी खासी प्लानिंग की ज़रूरत थी। डेरे किस गांव में डाले जाएं, इसमें मुश्किल नहीं पड़ी। जवादी ने पीर साहब का रोल निभाना था, इसलिए वह अभी घर पर ही था। राह हमवार करने अशबील और सगीर गए थे। जाकर मस्जिद में डेरे डाले। रात यहाँ बसर होती, दिन में आबादी में निकल जाते। गांव जाकर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब तक फेस करनी पड़ी है, वो है सुबह सवेरे उठने की मुसीबत। अगर ज़रा देर हो जाए तो क्या मर्द क्या औरत सब कामों में मसरूफ़ होते हैं, उन्हें एक जगह इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। तो और क्या, अभी तक पैसे की भी कोई सूरत नज़र नहीं आती। मैं तो कहता हूँ वापस चलकर कोई और काम कर लेते हैं। इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से हम तो नहीं हैं। ए बहन जी, ज़रा रुकना। मैं क्या जी, ज़रा गालते सुनना। सुनाओ, नाक चढ़ाकर उनकी बजाय इधर उधर देखते हुए कहा गया। आय हाय, चेहरा कैसा उतरा हुआ है। मैं वसूख से कह सकता हूँ, कोई दुख कोई गम मेरी बहन तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हैं कि क्या दुख गम? दफ़ा दूर, मुझे क्यों खाए कोई गम कोई दुख? मैं आप बागों मुरब्बों की मालिक हूँ। गम जो सताए उसे मैं खा ना जाऊँ? हाँ, पता नहीं कहाँ से आ गए हो अकल के दुश्मन खर दिमाग। मोहतरमा अच्छी खासी तप गई थी। सगीर अशबील के साथ होने वाले इस सलूक पर पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। खातून आगे बढ़ गई, तब अशबील ने उसकी तरफ देखा और बोला, शक्ल पर तो सारे ज़माने की नहूसत बरस रही है। अब बंदा धोखा ना खाए तो क्या करे। खैर कोई बात नहीं, पीर साहब को आ जाने दो, इसे मुरीदनी बनाकर ही छोड़ूंगा। यार ये मसनूई मूछें, ये दाढ़ी, सच्ची बड़ी उकताहट होती है। सगीर ने नया रोना रोया। चुप कर जाओ, अभी दिन ही कितने हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम आदी हो जाएंगे। हर काम ही आहिस्ता आहिस्ता, सगीर बड़बड़ाया। वो देखो नया शिकार। अशबील फिर मुटियारों की एक डार की जानिब लपका और काम बन गया। ये टोली वाकई दुखों की मारी थी। एक पहुंचे हुए बुजुर्ग की आमद का सुनकर आंखों से इंतजार की कैफियत छलकने लगी। सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर आधे से ज़्यादा गांव अनदेखी अनजाने हज़रत पीर साहब के कारनामे सुन सुनकर उनका मुतरफ़ व मुरीद हो चुका था। आखिर कब आएंगे पीर साहब? बेताब होकर ये सवाल किया जाता। वो तार के दुनिया है, हम उनके किसी प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप तो उनके मुरीद ख़ास हैं, कुछ दुआ आप ही हमारे लिए कर दीजिए। क्यों नहीं मासी, ज़रूर। मार्फत के कुछ तर हज़रत की बरकत से हम पर भी वाह हुए हैं, जिनकी रूह से तुम्हारी बहू और बेटा दोनों ही सख्त निकम्मे और नालायक, खेतों पर जाकर काम करने के बजाय कुदकड़े लगाते रहते हैं। ज़मीन एक तो पहले ही सत्यानाश किस्म की, ऊपर से ये आशिकों की मस्तियाँ, फसल खाक होगी। अच्छा, मेरे सामने तो ये कुड़ी बड़ी बीबी बनती है, अपने बंदे से घूंघट निकाले फिरती है, और खेतों पर जाते ही ये तमाशे। आ जाएं आज ये दोनों घर, इनकी तो खैर नहीं। अम्मा, हम अल्लाह लोग की खिदमत करोगी तो इस ज़मीन से सोना भी निकल आएगा। हाय सच, अम्मा तो गश खाकर गिरने को थी। बोली, मैं अभी घर जाती हूँ, दोपहर की रोटी आज मेरी तरफ से होगी। हम किसी की दावत कबूल तो नहीं करते, मगर तुम इतना इसरार करती हो तो ठीक है। और सुनो, अंडे देने वाली मुर्गी ज़िबा मत करना, कोई तगड़ा मुर्गा देख लेना। अंडे वाली मुर्गी तुम अपने लिए रखो, अंडे खाओ, जान शान बनाओ। हाँ हाँ, ये ठीक फरमा रहे हैं। और जर्दे में बादाम चख कर डालना, कड़वे हों तो फिर हमें चिल्ला काटने में मुश्किल पेश आती है। सगीर ने भी उस्ताद को देखकर जो सीखा कह दिया और बुढ़िया के जाने के बाद दाद पाई। सलाम अलैक सरकार। नंबरदार का ख़ास आदमी, जिसका मशगला पिस्तौल कंधे से लगाकर लंबी नोकदार मूँछों को मरोड़ते रहना और लाल लाल आंखों से हर आने जाने वाले को घूर कर उसका तराह निकालना था, दोनों हाथ अदब से बांधे सर झुकाए हाजिर हुआ था। वाह अलैकुम। वैसे तो हम जानते हैं तुम क्यों आए हो, मगर अपने मुंह को तकलीफ़ दे लो, इससे तुम्हारी आइंदा की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सकती है। क्या मेरी आने वाली ज़िंदगी में कोई मुश्किल दिखाई देती है सरकार? ऐसी वैसी, खैर तकदीर को हम अपनी दुआओं से टाल सकते हैं। नेक बंदों की पहुँच के बारे में तुम क्या जानो? सुबह का नाश्ता सिरी पाई और पराठे से करने वाले पेटू इंसान। या मेरी सरकार, अपने कदमों में जगह दे दो। उसने बढ़कर अशबील साहब के पैर पकड़ लिए। अब बताओ कैसे आए हो? उसने पैर समेटने की कतन कोशिश नहीं की। वो जी, नंबरदार साहब ने कहा है आप उनकी नहर वाली कोठी के 2 कमरे अपने आराम के लिए पसंद फरमा लें। मौसम सख्त है और ये जगह जहां आप रह रहे हैं मुनासिब नहीं। तुम्हारे नंबरदार की खुशी अगर इसी में है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हम तो मखलूक़े खुदा की खुशी में ही खुश हैं, वरना हमारे लिए आबादी क्या वीराना क्या। हज़रत पीर साहब ने अपने चंद मुरीद जिन्नात हमारे साथ किए हुए हैं,
ان کی موجودگی میں ہم بہت سکون اور آرام محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو گاؤں والے کھانا بھیجتے ہیں ہمیں تو اس کی بھی حاجت نہیں، مگر تم لوگوں کی ضد نے جنات کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یا حضرت دعا کریں مجھ گناہگار کے لیے بھی اور یہ نذرانہ قبول فرمائیے۔ جیب سے 2 500 اور کچھ 100 کے نوٹ نکلے، سب کے سب ان کی نظر کر دیے، جسے انہوں نے صرف اس کا دل رکھنے کو قبول فرما لیا۔ اسی شام نمبردار کی کوٹھی کے 2 آرام دہ کمرے منتخب کر لیے گئے، ساتھ ہی بذریعہ سیل فون جوادی کو اطلاع کر دی گئی۔ ماحول سازگار ہے، صغیر کو بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ ایک باوقار پیر صاحب کے حلیے میں چلے آؤ۔ یار کس غلط ٹائم پر کال کی ہے، میں اس وقت امی سے پکوڑے بنوا کر پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ تو پکوڑوں کو روتا ہے، یہاں ہم دن رات مرغ مسلم اڑاتے ہیں۔ اچھا واقعی کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ زیادہ کیا بتاؤں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، بس اب آ جاؤ، مخلوق خدا تمہارے دیدار کو بےتاب ہے۔ لگتا ہے بلی تو نے واقعی کمال کر دیا ہے۔ یار مجھے اندازہ نہیں تھا یہ کام اتنا آسان ہوگا، لوگ تو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں، کوئی آئے اور ہمیں بیوقوف بنائے۔ چلو پھر انتظار کی گھڑیاں ختم، ہم آ رہے ہیں، بلکہ تشریف لا رہے ہیں۔ پیر صاحب کرائے کی گاڑی کروا کر صغیر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں نمبردار کی کوٹھی پر اترے۔ ان کی آمد کی خبر صبح اشبیل یعنی مرید خاص نے گاؤں میں پھیلائی اور پھر کیا تھا، لوگ کام کاج چھوڑ کر سلام کے لیے حاضر ہونے لگے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ پیر صاحب شنیل کی چادر والے بستر پر سنہری گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی سرما بھری آنکھیں بند تھیں اور پان کی لالی سے لال ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، یقیناً وہ کہ ورد فرما رہے تھے۔ دائیں ہاتھ میں تسبیح 1000 دانہ تھی، جس کے دانے ایک تسلسل سے گرائے جا رہے تھے۔ سر پر سبز پگڑی، جسم پر سفید لباس پہنا کالا چوگا، جوان خوبصورت چہرہ۔ کمرے کے تمام پردے گرائے گئے تھے، جس کی وجہ سے دن میں بھی ہلکا اندھیرا تھا۔ 2 موم بتیاں اور ایک اگربتی جل رہی تھی۔ پیر صاحب کے بائیں جانب مسٹر اشبیل کالی چادر اوڑھے سر جھکائے با ادب کھڑے تھے، جبکہ مسٹر صغیر ایک چھوٹی رنگین ڈھولکی لیے دروازے پر کھڑے تھے۔ ڈھولک بجانے کا شوق تو انہیں بچپن سے تھا، اسی وجہ سے مہندی کی تقریبات میں وہ تمام کزنز جو ویسے عام حالات میں انہیں منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھیں، ان سے نہایت نرم رویہ اپنانے پر مجبور ہو جایا کرتی تھیں، اور سجی بنی لڑکیوں کے درمیان وہ ایک شان سے اکڑ کر بیٹھے ڈھولکی بجایا اور مسکرایا کرتے تھے۔ مگر آج ڈھولکی بجانے کی وجہ کچھ اور اہم تھی۔ رات یہ باہمت باعزم نوجوان سوئی تھوڑی تھے، آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کرتے رہے تھے۔ اشبیل نے بتایا تھا، بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اگر ساحل کے پیر صاحب تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا مسئلہ پیر صاحب کو معلوم ہو جائے، ادھر ساحل اندر داخل ہو، ادھر پیر صاحب نشیلی آنکھیں وا کر کے فرمائے، ہاں مائی بیٹا جیل میں ہے، اس کی جلد رہائی چاہتی ہو، تو مائی تو حواسوں میں ہی نہیں رہے گی، اور پیر صاحب کے مریدوں کا دائرہ یہ گاؤں چھوڑ دور دور کے دیہات تک پھیل جائے گا۔ تم جانتے ہو ذہین تو میں پیدائشی ہوں۔ ایک ترکیب سوچ ہی گئی، ہوگا یوں کہ صغیر اس کمرے سے باہر برآمدے میں بیٹھ جائے گا اور ہر ساحل کو اندر کمرے میں بھیجنے سے پہلے اس کا مسئلہ دریافت کرے گا۔ اگر بیٹا چاہیے ہوگا تو ڈھولک پر ایک تھاپ مارا جائے گا، مسئلہ جائیداد کا ہوگا تو تھاپ 2 مرتبہ دی جائے گی، اگر بیٹی سسرال میں ناخوش ہوگی تو اس طرح ہاتھ مارا جائے گا، اور سب سے اہم اور کامن مسئلہ تو عاشقوں کا ہے، پسند کی شادی کے شوقین کہاں نہیں پائے جاتے، اور ان کے لیے تھاپ اس طرح دی جائے گی، 2 ہاتھ ادھر ایک دوسری سائڈ پر۔ وہ بتاتا جا رہا تھا، صغیر اور جواد ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ کل رات کھلے میدان میں، جس کے ایک کنارے پر کیکر کے درخت اور کچھ جھاڑیاں ہیں، ایک شو بھی کرنا ہوگا۔ کیسا شو یار، ایسا بھی کوئی پروگرام ہے؟ او ہو، یہ اسی پروگرام کا ایک اہم اور چونکا دینے والا حصہ ہے، اشبیل نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ دونوں اور بھی قریب کھسک آئے۔ مٹی کے 3 دیے میں نے بہت پہلے حاصل کر لیے تھے، کل رات ہم نے تمام گاؤں والوں کو اس میدان کے ایک کنارے پر جمع کرنا ہے، پھر آپ نے یعنی پیر صاحب نے حلق سے ایک عجیب نامعقول سی آواز نکالنی ہے۔ اس آواز کو سنتے ہی اس کنارے پر جہاں جھاڑیاں ہیں 3 دیے جگمگانے لگیں گے، اور حیرت ہوا میں تیرنے لگیں گے، اور میں لوگوں کے ہجوم کو مخاطب کر کے آگاہی دوں گا کہ یہ جنات ہیں جو حضرت کے سلام کو حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہوگا کیسے شیطان کے چیلے؟ اس وقت تم پیر اور میں تمہارا چیلا ہوں، اس لیے یہ خطاب مناسب ہی کہا جا سکتا ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ ہوگا کیسے، تم نے وہ میدان دیکھا نہیں ہے، ایک سائڈ پر گھنی جھاڑیاں ہیں، ادھر پہلے سے 2 دیے صغیر جا کر روشن کرے گا، جبکہ تیسرے دیے کو ایک باریک تار کے ساتھ ڈوری سے جوڑنے کے بعد روشن کرے گا۔ جو ہی تم حلق سے آواز نکالو گے، یہ جھاڑیوں سے نکل کر ایک دیا سر پر رکھ کر 2 ہاتھوں میں لے کر چلنا شروع ہو جائے گا۔ دیے کی مدھم روشنی میں اتنی دور سے یہ کسی کو دکھائی نہیں دے گا، ہاں دیوں کو ہوا کے دوش پر تیرتا سبھی دیکھیں گے۔ یار دنیا کے سامنے پیر کوئی بھی ہو، میں تو تمہیں مانتا ہوں۔ صغیر نے اشبیل کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ دن نئی امنگوں، جوش اور ولولے کے ساتھ طلوع ہوا۔ مصاحب خاص نے گاؤں بھر میں اعلان کروا دیا،
آج رات جنات حضرت پیر صاحب کے سلام کو میدان میں حاضر ہوں گے۔ جس کسی نے یہ نظارہ دیکھنا ہو وہ میدان کے اس سرے پر آ جائے جدھر پیپل کا ایک درخت ہے۔ تمام لوگ ادھر ہی اکٹھے ہوں، آگے بڑھنے کی کوشش کوئی نہ کرے ورنہ جنات غضبناک ہو کر حملہ کر سکتے ہیں اور حکم نہ ماننے والے پر پیر صاحب بھی ناراض ہو سکتے ہیں۔ گاؤں بھر میں اس خبر کو دلچسپی، خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سنا گیا۔ کمزور دل حضرات نے تو میدان میں نہ جانے کا تہیہ بھی کر لیا، مگر ان کے ساتھی جو ذرا بہادر تھے اور جنات کو دیکھنے کے آرزو مند تھے وہ انہیں ساتھ لے جانے پر بضد تھے۔ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر لوگ ٹولیوں کی صورت میں میدان کی طرف بڑھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اسی مجمع کے درمیان پیپل کے درخت سے کچھ فاصلے پر تخت بچھائے پیر صاحب جلوہ افروز تھے۔ وہ برابر ایک ہی سمت دیکھ رہے تھے۔ لوگ بڑھ بڑھ کر سلام پیش کر رہے تھے مگر پیر صاحب بے حس و حرکت تشریف فرما تھے اور مصاحب خاص انہیں دیکھ کر بار بار دل میں سوچ رہا تھا، کمینہ بڑی اچھی اداکاری کر رہا ہے۔ آج چاند کی 2 تاریخ تھی، ہر طرف اندھیرا چھایا تھا، تاروں کی مدھم لو میں اب صرف سائے ہی دکھائی دینے لگے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب پیر صاحب نے اچانک حلق سے بلند اور خوفناک سی آواز نکالی۔ اپنے دھیان میں کھڑے اکثر لوگ ڈر کر اچھل پڑے۔ ادھر دیکھو، مصاحب خاص نے توجہ دلائی اور اکثریت کا لہو رگوں میں منجمد ہو گیا۔ ہوا پر تیرتے روشن دیے، بھلا ایسا منظر اس سے پہلے کسی نے کہاں دیکھا تھا؟ یہ جنات ہیں جو حضرت کے سلام کو حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سب حضرت پیر صاحب کو اپنا پیر مانتے ہیں اور حضرت جو بھی کام ان کے سپرد کریں یہ پورا کرنے کو فوراً جٹ جاتے ہیں۔ یار یہ کام اتنا منافع بخش ہوگا میرے تو سانو گمان میں بھی نہیں تھا، اور کیا دن رات ایسے ایسے کھانے کھاتے ہیں جو پہلے صرف خواب میں ہی کھاتا تھا۔ صغیر نے جوادی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ صبح دیکھنا کس قدر رش ہوگا، ہر کوئی قدم بوسی کی سعادت حاصل کرنا چاہے گا۔ میری درخواست ہے اپنے پیر اچھی طرح دھو کر بیٹھنا۔ اشبیل کے مشورہ پر جوادی نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا اور بولا، میرا خیال ہے نیم گرم پانی میں شیمپو، زیتون کا تیل اور کلینزنگ ملک ڈال کر 15 منٹ پاؤں اس میں ڈال کر رکھوں تاکہ دور دور تک میرے پیروں کی خوبصورتی کی دھومیں مچ جائیں۔ تمہاری مرضی ہے، اشبیل نے شانے اچکائے، پھر بولا، آنے والے وقت حالات پر غور کر کے اگر پہلے سے ان کا حل ذہن میں رکھ لو تو یہ بھی سود مند رہے گا۔ بھائی اس معاملے میں پکا مسلمان ہوں، سوچتا اس وقت ہوں جب سر پر پڑتی ہے، پہلے سے منصوبہ بندی نہ کبھی کی ہے نہ اب کروں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پر اعتراض نہیں، بس ایک بات کہنا ہے، آنکھوں میں سرما ذرا کم لگانا، پھیل جاتا ہے تو ماؤں بلے سے لگنے لگتے ہو۔ صغیر یہ سنتے ہی ہنسنے لگا اور بولا، یہ تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ اگر تعصب کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو ماؤں بلے خاصے باروب اور باوقار ہوا کرتے ہیں۔ جوادی نے سنجیدگی سے کہا، مگر چند جی یاد رکھو کہ آپ یہاں بلیوں کے پیر صاحب بن کر نہیں آئے۔ یاد دہانی کا شکریہ، اب میں ذرا اپنے پاؤں چمکا لوں، ذرا تھوڑی کوچی ادھر میرے پیروں پر بھی مار دینا۔ اشبیل نے پیر سامنے کیے، جوادی نے گہری سانس لی، پھر اسے گھور کر دیکھا اور بولا، میں یہ پاؤں کاٹ کر نہ پھینک دوں؟ آہو اپنے جادو کے زور سے، کراماتی پیر کی ایک اور کرامات۔ صغیر ہنسا، ویسے مجھے تو لگنے لگا ہے میں واقعی کوئی پیر ہوں، تم دونوں مجھے اپنے سامنے بونے دکھائی دیتے ہو۔ اس کو غرور اور تکبر کہتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کا دل کالا اور ہاتھ پاؤں جامنی رنگ کے ہوا کرتے ہیں۔ یار باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ جو سورج کی کرن کے ساتھ لوگ سلاموں کے لیے اکٹھے ہو کر شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ساری نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آپ کے حکم کی دیر ہے، کہہ دوں گا آئندہ سویرے سویرے نہ آیا کریں، یہ وہ ٹائم ہے جب جنات حضرت کے پاس حاضری کے لیے آتے ہیں۔ شاباش، اب میں دعاؤں میں آپ کو بھی یاد رکھوں گا مرید خاص۔ دن کی مصروفیات بڑی ٹف تھیں، ذرا سی بھول چوک کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ صغیر صاحب بڑی مستعدی سے ڈھولک پر تھاپ دینے میں لگے تھے۔ اشبیل کی چرب زبانی عروج پر تھی اور جوادی چہرے پر روب و جلال کی کیفیت لیے آواز کو بھاری بھرکم بنانے کی بڑی ہی بہترین اداکاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ایک موٹی تازی صحت مند مائی نے درخواست کی، بیٹے کی اولاد نہیں ہے، میں دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں مگر بہو چنڈال نے اپنے قابو میں کر رکھا ہے، میری نہیں سنتا۔ مائی تمہیں اس عمر میں بچے کھلانے کی کیا پڑ گئی ہے؟ پیر صاحب میرا اکو ایک پتر ہے، خاندان کی نسل نہیں چلے گی تو ان زمینوں جائیدادوں کو برادری والے ہڑپ کر جائیں گے۔ تمہارا گھر والا زندہ ہے؟ آہو جی، اللہ حیاتی دے اسے، زندہ ہے جی، صحت مند تگڑا ہے، پر میرا پتر اس کی بھی نہیں سنتا۔ مائی تم اپنے گھر والے کی شادی کروا دو، اللہ سال بھر میں ہی چاند کا پتر، میرا مطلب ہے چند جیسا پتر عطا فرمائے گا اور نسل اسی سے چلے گی۔ ہائے ہائے پیر سائیں، یہ کیا کہہ دیا، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ مائی نے وہیں دہائی مچا دی، یہ میرا نہیں تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اشبیل کے گھورنے کے باوجود جوادی اسی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ تقدیر کا فیصلہ بدل دو سرکار، وہ بے حال ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے کچھ سوچتے ہیں، ابھی تم جاؤ اور بہو بیٹے کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ شاہ جنات ان دونوں کو شفقت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو وہ تمہارے گھر والے کی شادی کروا کے چھوڑیں گے۔ مائی بدک کر پیچھے ہٹی اور سلام کرتی الٹے قدموں واپس بھاگ گئی۔
दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, वक्फे से फ़ायदा उठाकर अशबील ने झाड़ा। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। दो दिलों के बीच आने वालों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता और ना उनका साथ दे सकता हूँ। चलो ठीक है, मगर फिर भी ज़रा हाथ हौला रखो। इससे पहले कि जवादी कुछ कहता ढोलक पर थाप पड़ने लगी। गौर से सुना। आने वाला किसी मुकदमे की बात करने के लिए आने वाला था। अशबील ने इजाज़त दी। एक हट्टा कट्टा मर्द और ऐसी ही खातून अंदर दाखिल हुए। झुककर सलाम किया। पीर ने इशारे से बैठने को कहा और साथ ही कड़क कर कहा, हाँ, मुकदमेबाजी में फंसे हो, छुटकारा चाहते हो। दोनों के मुंह खुल गए मगर आवाज़ ना निकल सकी। जल्दी बोलो, पीर साहब का वक्त बड़ा कीमती है, अशबील ने डांटा। दोनों की आंखों से आंसू रवां हो गए। या पीर, हम तो आपके पैरों की खाक भी नहीं हैं। आप पहुँचे हुए हैं, आप दिलों के हाल जानते हैं, आपके सामने हम क्या अर्ज़ करें। पीर साहब तुम दोनों के मुँह से सुनना चाहते हैं बेहद आए तो। अशबील ने घुरका। दोनों झट एक साथ शुरू हो गए। ओहो, हद अदब मलहूज़, एक वक्त में एक बोले। बीबी तुम ज़रा मुंह बंद रखने की प्रैक्टिस करो। हाँ तुम बोलो, अशबील ने मर्द को इशारा किया। सारी बात पीर साहब ने आंखें बंद करके धीरे धीरे सर को दाएं बाएं हिलाते सुनी। फिर अशबील को इशारे से करीब बुलाया। समझ कर ही अशबील ने इस बात में सर हिलाया और करीब रखी टोकरी से एक तावीज़ निकालकर उन दोनों की जानिब बढ़ा दिया। तुम दोनों पर पीर साहब की खास इनायत है, हर किसी को वो ये तावीज़ नहीं देते। नजराना इधर रखो और ये बरकत तावीज़ उठा लो। घर जाकर दरवाजे के करीब ऊंची जगह पर रख देना, बस बरकत ही बरकत होगी। सच्ची पीर साहब? औरत की आंखें चमकने लगीं। बेअदब गुस्ताख, तुम्हारा क्या ख्याल है? पीर साहब झूठ बकवास कर रहे हैं। उनका दिमाग ख़राब है जो ये ऐसी बात कर रहे हैं। ये फ्राडिये हैं, झूठ मूठ के पीर बने बैठे हैं। ना जी ना, तोबा जी तोबा। अल्लाह माफ़ करे जी, अल्लाह हमें माफ़ करे। पीर साहब, ये मेरी औरत तो है ही पागल की पुत्र, आप इसकी बातों पर गज़ब में ना आएँ। हाँ जी, मुझ बेवकूफ़ को माफ़ कर दें। औरत भी डर कर काँप रही थी। ये पकड़ो तावीज़, शक्ल गुम करो और हाँ, ऐसे ही कहाँ भागे जा रहे हो। एक तो गुस्ताखी, उस पर यह बेअदबी। बेहदाए तो ये नजराने पीर साहब के काम नहीं आने। जो बोओगे वो तुम खुद ही काटोगे। हाँ जी, हम लेकर आए थे, बस पीर साहब के रोब में ऐसे आए कि याद ही नहीं रहा। बस एक बार मुकदमा जीत जाए, इधर दरवाजे के बाहर भूरी गाय बांध जाऊंगा। बस फिर जाकर भूरी गाय का इंतज़ाम करो। मुकदमा तो तुम जीते ही जीते। और सुनो, अगर भूरी ना मिले तो काली या सफ़ेद ही खरीद लेना। दोनों सर हिलाते बाहर निकल गए। बिल्ली, तेरा ये लालच हमें मरवा ना दे। क्या करेगा तू गाय लेकर? गाय को सेहरा बांध कर गीत गाऊंगा। मुझे लगता है ये बहरूप भरने पर अल्लाह ने तेरी अकल ही सल्ब कर ली है जवादी। अल्लाह ताला को पता है मैं नीयत का कैसा खरा इंसान हूँ। इस रकम का बहुत कम हिस्सा अपने पास रखूँगा, बाकी मखलूक खुदा की भलाई पर खर्च कर दूँगा। नहीं जवादी, अगर तेरी यही सोच है तो मुझे पीर बदलना पड़ेगा। तेरी जगह शकील को ले आऊँगा और कह दूँगा पीर साहब ने अपनी सूरत तब्दील कर ली है। खामोश बेअदब, कहीं मैं मुरीद ख़ास ही ना चेंज कर लूँ। ढोलक पर थाप पड़ने लगी और झगड़ा किसी और वक्त के लिए उठाना पड़ा। यार, कम बख्तों ने खिला खिला कर मारने का इरादा किया हुआ है। भुना हुआ मुर्ग, सीरी पाए, पुलाव, गाजर का हलवा, बेसन का हलवा। अब ऐसे में भला बंदा कुछ छोड़ सकता है? वैसे जवादी, आपस की बात है, मुझे तो लग रहा था तुझे उठाकर ही लाना पड़ेगा। इतना खाने के बाद सांस लेने की जगह भी बाकी नहीं रहेगी। यार सच बताऊं, जी यही चाह रहा था कोई उठाकर ही छोड़ आए। चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। अब फ़ौरन सो ना जाना, ये खाना हजम हो लेने दो। मेरी सेहत चंद दिनों में कितनी अच्छी हो गई है। सोच रहा हूँ शहर छोड़कर मुझे मुस्तकिल किसी गाँव में ही रिहाइश इख्तियार कर लेना चाहिए। सगीर आईने के सामने खड़ा खुद को मुख्तलिफ जावियों से देखकर खुश हो रहा था। वैसे यार, चौधरी काफ़ी अहमक सा आदमी है। दोनों बीवियां उसे उल्लू बना रही हैं क्या मतलब? मैं समझता हूँ जिस बंदे को ज़्यादा शादियों का शौक़ होता है, बना बनाया उल्लू हुआ करता है। सुना है पहली बीवी चौधरी साहब के चाचे की दी है, दूसरी मामे की। एक अब्बे चौधरी की जिद, दूसरी अम्मा चौधराइन का फैसला, सगीर ने बताया। तो बस फिर ऐसा बंदा उल्लू ना कहलाए तो क्या कहलाए? जवादी कमरे में इधर उधर टहल रहा था, साथ ही ख्यालात का इजहार कर रहा था। अशबील भी बराबर इस बात में सर हिला रहा था, मगर लगता था सोच कहीं और है। आखिर वो बोल ही पड़ा। यार, तुमने अक्सर पढ़ा और सुना होगा, फ़लाँ पीर साहब या नामी ग्रामी हकीम साहब हफ्ते में इतने दिन एक शहर और इतने दिन दूसरे शहर में होंगे। हमें भी एक अड्डा और भी बना लेना चाहिए। आखिर बाकी गांव वालों ने क्या कसूर किया है कि वो हमारी बरकतों से हिस्सा ना पा सके? बिल्ली, इतना तेज़ ना दौड़, ज़रा दम तो ले। अभी हमें दिन ही कितने हुए हैं। जवादी ने तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया था। तुम जैसे कुएं के मेंढक कभी तरक्की नहीं कर सकते। अशबील मायूस था। वैसे यार, इस मुहावरे ने बरसों मुझे गुमसुम रखा है। बड़ी रिसर्च की है मैंने और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, जो मेंढक कुएं से बाहर होते हैं उनकी तरक्की की रफ्तार भी रश्कामेज़ हरगिज़ नहीं होती। जवादी की बात पर अशबील ने घूर कर देखा और बोला, मेंढकों पर इतनी खसूसी तवज्जो क्यों? दादी सुन लें तो सर पीट लें। क्यों?
दादी की मेंढकों से क्या दुश्मनी है? उनकी कौन सी जायदाद थी जिस पर मेंढक काबिज हो चुके हैं? जायदाद से खूब याद आया जवादी। मैं सोच रहा हूँ इधर गांव में अगर कुछ जायदाद वगैरह खरीद ली जाए तो मुस्तकबिल में बहुत फ़ायदा हो सकता है। मुस्तकबिल में देखी जाएगी। इस वक्त तो मुझे सोने दे, खा खा कर थक गया हूँ। पीर साईं, अगर मुझे अच्छू ना मिला तो मैं जहर खा लूँगी। लड़की, अगर अच्छू तुझे मिल गया तब भी जहर ही खाना पड़ेगा। मैं समझी नहीं पीर साईं। उसने बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें पटपटाईं। मतलब ये कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तुमने माँ बाप के साथ जो जिद बांध रखी है एक दिन खून के आंसू रुलाएगी। पीर साईं, कुछ भी हो, बस मुझे अच्छू चाहिए। तो मैंने कब तुम्हें रोका है? जाओ जाकर ले लो। जी वो मेरे अम्मा अब्बा नहीं मानते। तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर दो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। जवादी के लहक का शेर पढ़ने पर अशबील को खंखारना पड़ा। आपसे मदद की दरख्वास्त कर रही है पीर साईं, अशबील ने घूरते हुए बज़ाहिर अदब से याद दिलाया। मदद तो खैर हम कर सकते हैं, मगर इससे पहले समझाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। आखिर ये बच्ची हमारे अब्बा के बच्चों के बराबर ही तो है। पीर साहब, इस वक्त 2 काम कर रहे हैं। सामने तुम मौजूद हो और जिन्नात का एक वफ्द भी आया बैठा है। बस इसीलिए इनकी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। लड़की, हम तुम्हारे साथ जिन्नात की ड्यूटी लगा सकते हैं, मगर ज़रा ज़रा से काम के लिए इन बेचारों को क्यों तकलीफ़ दी जाए? ये ज़रा सा काम नहीं है पीर साईं, ये 2 ज़िंदगियों का मामला है। लड़की रोने लगी। अच्छा ठीक है, फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। कान इधर लाओ। जो कुछ पीर साहब ने फरमाया सुनकर लड़की की आंखों में चमक आ गई। चलो शाबाश, जिस तरह पीर साहब ने फरमाया है उसी तरह की अदाकारी करके दिखाओ। लड़की झट नीचे लेट गई, बुरी तरह मचलने लगी और हलक से अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी। पीर साहब को अदाकारी में झोल महसूस हुआ। बोले, मुरीद खास, इस कच्ची अकल वाली को तुम अदाकारी करके समझाओ। अब अशबील साहब फर्श पर गिरे और शानदार अदाकारी का मुजाहरा करने लगे। हाँ बिल्कुल इसी तरह घर जाकर तुमने करना है। अपना नाम मिस्टर सुजुकी बताना है और कहना है मैं तो नूरा से शादी करूँगा। यकीनन तुम्हारे घर वाले तुम्हें हमारे पास ही लेकर आएंगे, बाकी का काम फिर हम संभाल लेंगे। लड़की ने नजराना पेश किया, सलाम अर्ज़ किया, झोली उठाकर दुआएं दी और खुशी खुशी चली गई। पीर साहब, अपने ख्यालात के इजहार की ज़रूरत नहीं। बार बार ज़ुबान यूं ही फिसलती रही तो गांव वाले जिन्नात की तरह ही ज़ोरदार छितरोल करेंगे। याद दहानी का शुक्रिया मसाहिब खास, और आप भी हमसे बात करते हुए हमारे हालिया मर्तबे को मत भूलें। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, ऐसा ना हो किसी रोज़ मुरीदों के सामने तबीयत की सफाई पर मजबूर हो जाऊं। पीर साहब, 3 बैलों और शेर की कहानी को जहन में रखिए, याद रहे कि इत्तफाक में बरकत है। लड़कों को गए कितने ही दिन हो गए हैं, सिर्फ 2 मरतबा फ़ोन आया और खैरियत का पता चला, मगर आने के बारे में कुछ नहीं बताया। जब से गए हैं घर तो घर, गली मोहल्ला भी सूना हो गया है। जिस घर जाती हूँ यही पूछा जाता है, खाला तुम्हारे पोते कब वापस आएंगे? अब मैं क्या बताऊँ, वापसी की तो वो कोई बात ही नहीं करते। अम्मा ये भी तो सोचे, मुलाजिम हो गए हैं, अब वेले निकम्मे नहीं रहे। बस 4 पैसे कमा कर ले आएँ, मैं तो फ़ौरन अशबील की शादी कर दूँगी। और जवाद के लिए भी उसके माँ बाप ऐसा ही सोचे बैठे हैं। हाँ, शादी का अरमान तो मुझे भी है अपने अशबील के लिए। अगर ज़ेबा की माँ हाँ कर दे तो मेरी दिली मुराद बर आए। सच अम्मा, ये तो आपने मेरे दिल की बात कर दी। मेरा ख्याल है ज़किया को भी एतराज़ नहीं होगा। एक तो उसे अपना इकलौता भांजा अशबील पसंद बहुत है, दूसरा उसे ये भी यकीन है अशबील में बहुत सलाहियतें हैं। बस अब के अशबील आए तो करते हैं कोई बंदोबस्त। और हाँ, नीलो बता रही थी भाभी भी जवाद के सर पर जल्द ही सेहरा सजाने की आरजू रखती हैं। हाँ खैर से हम उम्र हैं अशबील और जवाद। मुझे तो अपने दोनों ही पोतों से प्यार है, मगर बड़ी बहू के मिजाज को खूब समझती हूँ। तुम्हारे खालू की भांजी है और मिजाज भी तुम्हारे खालू वाला ही पाया है। मैं तो उससे बात करते यूं ही मोद्दिब सी हो जाती हूँ। हर अंदाज तुम्हारे मरहूम खालू वाला। ऐसे लगता है सामने बहू नहीं वही खड़े हैं। ए हे इब्राहिम, तुम क्यों इस कदर गुमसुम बैठे हो? क्या सोच रहे हो? दादी की निगाह सोच में गर्क नाना मामू पर पड़ी तो पूछने लगे। मैं सोच रहा था आपा, जब से ये लड़के गए हैं चूहा मेरे कमरे का रास्ता भूल गया है। फ़ौरन तो वो समझी नहीं, जब समझी तो कुछ बेयकीन सी हो गई। तुम्हें यकीन है इब्राहिम? जी हाँ, पूरा यकीन है। तोबा तोबा, पता नहीं ये लड़के किस पर पड़े हैं। आगे जाकर हमारी नस्लें न जाने कैसा रंग इख्तियार करेंगी। इनकी औलादें इन्हीं पर जाएंगी। हाय हाय, शरीफ दादा का नाम। आवाज़ भरा गई। उसी वक्त मोहल्ले की एक खातून खासे तूफ़ानी अंदाज में घर में दाखिल हुई। हाजरीन को इकट्ठा ज़ोरदार सलाम किया और अशबील की अम्मी से पानी पिलाने की फरमाइश की। क्या है बतूल, सांस क्यों फूल रही है? कहाँ से दौड़ें लगाती आ रही हो? खाला जी, बात ही बड़ी अहम है। ये पुड़िया देख रही हैं आप, पूरे 500 की है। हाय, दादी चौंकी। जब तक पानी नहीं पी लिया कुछ नहीं बोली, बस उनके तजस्सुस को हवा देती रही। पानी पीने के बाद गोया हुई। आप तो जानती हैं मेरी निगी का रिश्ता कहीं होने में नहीं आ रहा। जहाँ बात चलती है बस 2-4 दिन ही चलती है, फिर ख़त्म हो जाती है। हाँ भाई, पता है, अल्लाह ताला निग्गी के हाल पर जल्द ही करम कर दे।
करम हो गया खाला जी, ये पुड़िया देखने में तो मामूली है पर है बड़ी करामत वाली। अच्छा, तुम्हें कहाँ से मिली? खाला तुम दरमियान में टोक देती हो, आराम से पूरी बात तो सुन लो। वो कुछ खफा सी हो गई। अच्छा अब नहीं टोकती, कह भी चुको, तुम भी ख्वामखा तूल दे रही हो। मेरी बहन एक गांव में रहती है, कल हमारे यहाँ आई, उसने बताया उनके गांव में एक बड़ी ही करामत वाले पीर साहब ने डेरा लगाया है। इंसान तो इंसान, उनके मुरीदों में जिन्नात भी शामिल हैं। इस बात का दावा तो हर सच्चा झूठा पीर करता है। नाना मामू के अंदाज में तमस्कर था। बस इन्हीं बातों की वजह से आप अभी तक कमारे हो। पड़ोसन बुरी तरह खफा दिखाई देने लगी। छोड़ो इसको, तुम मुझे बताओ। दादी बेताब थीं। क्या बताऊं जी, बस उनकी करामात के चर्चे तो 7 गांव तक हैं। लोग दूर दूर से दीदार को हाजिरी देते हैं, मगर कोई किस्मत वाला ही होता है जिसे वो अंदर आने की इजाज़त देते हैं। बहुत अल्लाह वाले हैं, सारा वक्त अपने हुजरे में ही गुजरता है। मेरी बहन की किस्मत अच्छी कि उसे शर्फ़ कबूलियत बख्श दिया गया और एक बार नहीं 2 बार उसे दुआ लेने की सादत नसीब हुई। और ये मेरी बहन की मुझसे मोहब्बत है और अपनी भांजी से प्यार है कि उसने पीर साहब से निगी की बात की। उन्होंने भी शफकत का मुजाहरा करते हुए ये पुड़िया दी है। कहा है लड़की ये खा ले, बस फिर रिश्तों की लाइन लग जाएगी। मैं तो कहती हूँ आप भाई इब्राहिम के लिए भी उनसे दुआ कराएं। बस बस मुझे तो बख्शो। नाना मामू उछल पड़े, मगर दादी किसी गहरी सोच में गुम और सख्त मुतासिर थीं। बोली, तुम्हारी बहन उसी गाँव में रहती है? बस जी ऐसा ही समझ ले, तुम उधर आती जाती रहती हो। पहले तो कभी इतना आना जाना नहीं रहा, मैं अपने घर के झमेलों में फंसी हुई, कहीं आने जाने का वक्त ही कब मिलता है। हाँ वो बेचारी मेरी मोहब्बत की मारी चक्कर लगाती रहती है। अब कि तुम्हारी बहन आए तो मुझसे ज़रूर मिलवाना। खुश नसीब हैं वो लोग जो नेक लोगों के करीब रहते हैं। अच्छा खाला जी अब मैं चलती हूँ, अब तो निग्गी की बात पक्की होने पे मिठाई लेकर ही आऊँगी। पड़ोसन को जाने की जल्दी थी, अभी ये अहम खबर मोहल्ले के घर घर पहुँचानी थी। वो चली गई। अम्मी और दादी उसी मौजू पर गुफ्तगू करती रहीं। नाना मामू सुन सुनकर चेहरे के जाविये बिगाड़ते रहे। उन्हें एक एक बात से इख्तलाफ था। आखिर जब बात बर्दाश्त से बढ़ गई तो उठ खड़े हुए। बुढ़ा होने को आया मगर दिल अभी तक दीन से नहीं लग सका। जहाँ किसी अल्लाह वाले का जिक्र हो ये उठकर चल पड़ा। मैं तो कहती हूँ अब तक जो शादी नहीं हुई तो ये लादीनी का नतीजा है। ओहो आपा 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 जान, नाना मामू बेबसी से चिल्लाए, फिर लाल सुर्ख होते मुंह के साथ तशरीफ़ ले गए। ये किससे झूठ नहीं होते अम्मा, भला क्या मखलूक खुदा अंधी है जो झूठे पीर को पहचान ना सके। कोई ना कोई करामत नज़र आती है तभी तो लोग दीवानावार आगे बढ़ते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मगर ये बात तुम्हारे मामू को कौन समझाए। मैं तो कहती हूँ आप मामू इब्राहिम को अब इनके हाल पर छोड़ दें। उन्होंने जवानी में किसी की नहीं सुनी, अब तो आदतें मज़ीद पुख्ता हो गई हैं। ठीक कहती हो बेटा, बस क्या करूँ। छोटा भाई है मेरा, बेशक बुढ़ा होने को आया मगर मेरे लिए तो वही मुन्ना सा है। अभी ये बातें हो रही थी कि जवादी की वालदा यानी बड़ी बहू और उनकी साहबजादी नीलमा साग का गट्ठड़ उठाए चली आईं। सलाम के जवाब में अम्मा ने साग की चमकती गंदलों को नज़र में रखा। जो ही बहू और पोती बैठी ये पूछने लगी, ऐसा खूबसूरत साग कहाँ से खरीदा है? खरीदा नहीं अम्मा, जवाद के अब्बा का एक शागिर्द अपने गांव गया था, वही लेकर आया है। देसी सरसों है, मैंने सोचा आपकी तरफ बैठकर बना लेती हूँ, फिर आधा हम रख लेंगे आधा आप ले लेना। ये तो बड़ा अच्छा किया तुमने। देसी सरसों अब मिलती ही कहाँ है। मकई का आटा हो तो आज रोटी भी मकई की बने। मंगवा लेती हूँ आटा, ये कौन सी मुश्किल बात है। बल्कि किसी बच्चे को भेजती हूँ बाड़े वालों की तरफ, ताज़ा मक्खन भी ले आए। अशबील की अम्मी की इस बात को सभी ने सराहा। फिर बड़ी बहू आह भर कर बोली, पता नहीं हमारे बच्चों को वहाँ अच्छा खाना भी नसीब होता होगा या नहीं। परदेश में कौन ख्याल रखता होगा। हैं भी बड़े सीधे साधे, किसी को अपना काम कहते भी नहीं होंगे। बात यह है तोते की नाक वाले बाबे, तेरी बेटी पर जिन आशिक हो गया है। पिस्तों बादामों वाले दूध का दूसरा गिलास ख़त्म करने के बाद पीर साहब ने ऐलान किया था। वो इस वक्त अच्छू के पीछे दीवानी होने वाली लड़की परवीन उर्फ पीनी के घर बैठे थे। अभी अभी लड़की ने शानदार अदाकारी का बेमिसाल मुजाहरा करते हुए अहले खाना को परेशान और अहले मोहल्ला को हैरान किया था। खुद पीर साहब और मसाहिब भी उस अदाकारी पर दिल ही दिल में अश अश कर उठे थे। जिन आशिक हो गया है। लड़की का अब्बा जिसे पीर साहब ने तोते की नाक वाले का खिताब दिया था 2 कदम पीछे हटा और बेयकीनी से दोहराया, तुम्हारा क्या ख्याल है? इसने गले में कैसेट फिट करके मर्दाना आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंचाई है। पीर साहब नाराज़ हो गए। अब क्या होगा, हम तो इसका ब्याह इसकी पुप्पी के पुत्र से पक्का कर चुके हैं। लड़की की अम्मा रोने लगी। तो ठीक है, करो, वहाँ खड़काओ देंगे। अगले दिन जब लड़का चौक में कुक्कड़ बना होगा और हवाई चीज़ें इसकी छितरोल कर रही होंगी, फिर रोते हुए मेरे पास ना आना। हाय रब्बा, मेरा गबरू जवान पुत्र। फुप्पी ने वहीं दिल पर हाथ रख लिया और लगी पीनी को गालियाँ देने, जिसने मगरिब के वेले खुले वाल रख रख कर जिन पीछे लगवा लिया था। बेअदबी मत कर माई, दरख्त के साथ उल्टा लटका दूंगा। पीनी ने जिन के रूप में लाल आंखों के साथ डांटा। फूफी की बोलती बंद हो गई। फिर वो वहाँ ठहरी भी नहीं। यकीनन दरख्त के साथ उल्टा लटकना पसंद नहीं था।
ये जिन आखिर चाहता क्या है? हमारी धी इतनी खूबसूरत भी नहीं, फिर क्यों पीछे पड़ गया है? माई, तुम्हें ज़्यादा अकल लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या पता जिन्नों के नज़दीक खूबसूरती का म्यार क्या है। नाराज़ ना हो पीर साईं, बस इस जिन से मेरी बेटी का पीछा छुड़ा दें। नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, पीनी का जिन चिल्लाने लगा। खामोश बेअदब, देखता नहीं पीर साहब बैठे हैं, ये चाहें तो तुझे अभी दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दें, मसाहिब ने डांटा। पीर साहब भी जलाल भरी आंखों से पीनी मगर असल में जिन को घूरने लगे। इतने में पीनी की भाभी मुर्ग भून कर ले आई, साथ में तंदूरी पराठे थे। पीर साहब ने कुछ देर के लिए जिनको दफ़ा होने को कहा और खाने की जानिब मतवज्जा हो गए। इस नामुराद को कब तक दफ़ा दूर कर देंगे पीर साईं? कसमें बड़ा सताया हुआ है इसने। वेला कवेला देखता नहीं, जब जी चाहता है मुंह उठाकर आ जाता है। पीनी की अम्मा ने फिर शिकायत लगाई। भाभी भी चुप नहीं रही, बोली, वेला ही तो देखता है। इधर फूफी घर के दरवाजे में दाखिल होती है, इधर पीनों के हाथ पांव मुड़ने लगते हैं। ये ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगती है। मुझे तो लगता है इसे दुश्मनी फूफी के घर से है, गलती से हमारी तरफ आ निकला है। तुम अपने ख्यालात अपने पास ही रखो मक्कार भाभी, वरना हम वो कुछ बयान करेंगे। ना ना पीर साहब, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, मेरी क्या मजाल कि मैं कुछ कहूँ। भाभी ने हाथ जोड़ दिए। अब के पीर साहब कुछ मुतमईन दिखाई देने लगे। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही टाइम इधर लग गया है। बाकी के मुरीद सोतेले नहीं हैं, उन पर भी करम की नज़र कर दें, वो भी आप पर इतना ही अंधा एतमाद रखते हैं। अच्छा अच्छा, खामोशी, तुम बोलना शुरू करते हो तो बस बोलते ही चले जाते हो। तुम्हारी इस कतर कतर चलती ज़ुबान का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। माई, कल तुम लड़की को हमारे डेरे पर ले आना। पीर साहब प्लेट से आखिरी बोटी उठाकर मुंह में रखते हुए उठ खड़े हुए। इसी चिकन पीस पर मुरीद खास की नज़र थी, इसीलिए इस हरकत पर दांत कचकचा कर रह गया। यार, मुझे लगता है वो वक्त दूर नहीं जब तुमने सचमुच का पीर बन जाना है। रात को अशबील जवादी से कह रहा था। तुम्हारा मतलब है मुझ में वो गुण हैं जो इल्म और मार्फत हासिल करने में मावन साबित हो सकते हैं? जी नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ऐसी लगवियात मैं नहीं कर सकता कि मुझे नेक लोगों से वाकई अकीदत है। और मैं ये भी जानता हूँ कि होनहार पूत के चिकने चिकने पात पालने में ही नज़र आ जाते हैं। इसके लिए चश्मे बीना की ज़रूरत होती है मेरे अजीज़, और अफसोस सद अफसोस मेरे आसपास रहने वाले इस नेमत से कतई महरूम रहे हैं। बहरहाल जो भी है, तुम रात के 12 बजे अपनी तारीफ़ें अपने ही मुँह से कर करके मेरा पारा ना चढ़ाओ। अपने मुँह से? जवादी हंसा और बोला, नादान दोस्त, मेरी तारीफ़ तो इस गांव का बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द हर कोई करता है। तुम अभी जाकर किसी से भी पूछ सकते हो। मेरे ज़हीन हरीफ, ये सब किया धरा मेरा ही है। मैंने तुम्हारी राहों में गुल बोए हैं, इसलिए कि इसमें तुम भी बराबर के फ़ायदे उठा रहे हो। अब लड़ लड़ के क्यों पागल हो रहे हो? सुना नहीं है दीवारों के भी कान होते हैं? सगीर ने बदमज़गी से उन्हें देखा। वाकई बात तो ठीक है इसकी। वैसे सगीर, जब तुम इस तरह की अकल वाली बात करो तो एक नोटबुक पर नोट कर लिया करो। क्यास है कि साल 2 साल बाद डायरी के आधे सफ़हात तो काले हो ही जाएंगे। अशबील ने मशवरा दिया, फिर दोनों हंसने लगे। सगीर ने नोटिस नहीं लिया, वो बचपन से उनकी ऐसी बातों का आदी था। ये पीनी वाला चक्कर कितनी देर चलाना चाहिए? जवादी ने मशवरा चाहा। कौन सा चक्कर, पीनी और असलम वाला या पीनी और खूबरू जिन वाला? दोनों एक ही डोर से बंधे हैं। अच्छू खबीस की वजह से ही जिन बुलाना पड़ा। अच्छी खासी सूरत वाली लड़की जिन के नाजिल होते ही कैसी अजीब मखलूक लगने लगती है। मेरा ख्याल है अगर इस हाल में अच्छू भी देख ले तो इश्क उड़नचू हो जाएगा। हमें क्या, मुझे तो अपनी वाली याद आती है। ऐसा ना हो मैं इधर लोगों के दिलों को मिलाता रहूं, उधर उसकी अम्मा उसे किसी और की डोली में डाल दे। मेरा ख्याल है हमें कुछ दिन बाद एक चक्कर घर का लगा लेना चाहिए। घर वाले भी उदास होंगे। वैसे भी कमाऊ पुत्र बनकर जाने पर जो टोर होगी, मैं ख्यालों में उसे कई बार देखता रहता हूँ। अब हकीकत में देखना चाहता हूँ। चलो ठीक है, फिर लगाते हैं चक्कर। यहाँ कह देंगे कुछ दिनों के लिए जिन्नात के देश जा रहे हैं। नाना मामू सुन लें तो सख्त बुरा मान जाएं कि आखिर हम जा तो उधर घर ही रहे हैं। वैसे यार, मैं ये पेशा मुस्तकिल अपना तो लूँ, लेकिन सोचता हूँ तुम कुछ भी सोचो, मेरी बात सुन लो। मैं सारी उम्र तुम्हारा मुरीद खास बनकर नहीं रह सकता। चल तू अपना अलग गैंग बना लेना। सगीर ने चेहरे से कंबल हटाकर मशवरा दिया। गैंग? दोनों उछल पड़े। पीर साहब, ये जिन तो लोहारों के असलम का नाम लेता है। पीनी के माँ बाप खिदमत में हाजिर हुए थे और रोते हुए अपनी जानिब से अजीम इंकशाफ किया था। फिर पीर साहब ने अबरू उचकाकर सवाल किया, जी ये भला कैसे मुमकिन है? हमजाद के ज़मींदार वो लोहार, नाक ना कट जाएगी बिरादरी में। परवीन की अम्मा ने अपनी फीनी नाक चढ़ाकर असलम और उसके ख़ानदान के बारे में कुछ और भी नाजेबा कलमात अदा किए। ऐसी बातों से पीर साहब जलाल में आ गए और बोले, हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है। जुदा जुदा हैं सूरतें, लहू का रंग एक है। ना पीर जी, बंदा बंदा एक किस तरह हो सकता है? अब अगर मैं अपने पुत्र के लिए चौधरी साहब की धी मांगने जाऊं तो क्या ख्याल है वो मुझे दे देंगे? बेवकूफ़ देहाती औरत बहस करती है। हमने तो तुम्हारे और तुम्हारे ख़ानदान की भलाई चाही थी, मगर लगता है तुमने जिनकी जूतियाँ ही खानी हैं।
ٹھیک ہے اسلم کا رشتہ نہ لو، پھر کرو جن سے ہی اپنی بیٹی کی شادی۔ جس دن بیٹی اپنی جنات آل اولاد کے ساتھ میکے آیا کرے گی، لگ پتہ جایا کرے گا۔ نہیں میرا یہ مطلب تھوڑی تھا جی۔ ہائے ربا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی میرے ہنستے وستے گھر کو۔ میری اتنی شرما والی تھی، وہ تو گھر سے باہر جھاتی مارتے بھی گھبراتی ہے۔ اس نامراد جن کی نظروں میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ واقعی ایسی شریف تھی اور جن کی مجال۔ بہرحال ہم نے اسے اس بات پر بڑی مشکل سے راضی کیا ہے کہ اپنی پسند کا کوئی آدم ذات بتا دو تاکہ لڑکی کوٹھے ٹپنے سے باز رہے، اور اس نے جس خوش نصیب کا نام تجویز فرمایا ہے وہ ہے مسٹر اسلم عرف اچھو۔ اب اگر تم لوگ اس رشتے سے انکار کرتے ہو تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ راتوں رات بما زیورات اور گھر میں موجود نقد روپے کے لڑکی کو اسلم کے پاس نہ لے جائے اور پھر دونوں کو اکٹھا غائب کر دے۔ ہائے ربا، کس قدر بے حیا بے غیرت ہے۔ اماں نے ہاتھ ملے۔ اگر بچپن سے ہی تربیت پر توجہ دی جائے تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ آہو ٹھیک فرما رہے ہو پیر صاحب، اس کی ماں کے بھی یہی کرتوت ہوں گے، لگی رہتی ہوگی آدم زادوں کے پیچھے۔ اب بیٹا بھی وہی کچھ دہرا رہا ہے۔ پیر صاحب نے کچھ اور کہنا چاہا مگر مرید خاص بڑی تیزی سے بولا، چلو چلو اٹھو، ابھی اور لوگوں نے بھی ملاقات کرنی ہے۔ تم تو اپنے ابے کا گھر سمجھ کر بیٹھ گئے ہو۔ جن نے پروین کا رشتہ اسلم کے ساتھ پکا کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اطلاع گاؤں بھر کو ہوتے کچھ زیادہ دیر نہیں لگی۔ پینی کی سہیلیاں جانتی تھیں کہ وہ اسلم لوہار کو پسند کرتی ہے، اس لیے جن کی چوائس پر اش کر اٹھی تھیں، اور ادھر اسلم کی ماں جن کی منظور نظر کو بہو بنانے کا سوچ کر ہی گش پہ گش کھا رہی تھیں۔ ایسی بہو سے خدمت لینے کے بجائے اس کی خدمتیں کرنی پڑیں گی، ورنہ تو جن ناراض ہو کر پتہ نہیں کیا کچھ کر جائے گا۔ نہیں نہیں اسلم کے ابا، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، میں ایسی چنڈال بہو گھر نہیں لا سکتی۔ قہر خداداد، جنوں کو پیچھے لگائے پھرتی ہے۔ اسلم جو یہاں قریب ہی نیم کے نیچے چارپائی ڈالے کھلی آنکھوں سہانے سپنے دیکھ رہا تھا، گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور چلا کر بولا، لگتا ہے اماں تجھے میری زندگی کی پرواہ ہی نہیں۔ اس مخلوق سے پنگا لے گی تو وہ میرا ٹینٹواں مروڑ دیں گے۔ آئے ہائے خیری صلاح، تو کیوں گھبراتا ہے؟ میں جاؤں گی پیر سائیں کے پاس، تگڑا سا تعویذ لے کر آؤں گی۔ انہیں کہوں گی اس نامراد کو اس پر مجبور کر دیں کہ وہ تیرے بجائے شریکوں کے منڈے کا نام پینی کے ساتھ لینے لگے۔ یہ غضب نہ کرنا اماں، پیر صاحب نے بڑی مشکل سے اسے لڑکی کا پیچھا چھوڑنے پر راضی کیا ہے۔ اب اگر تو ان سے ایسی بات کرے گی تو وہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ پیر سائیں کے پاس تو میں ضرور جاؤں گی۔ اماں کی ضد کے لیے تو ابا ہمیشہ کتے کی دم والا محاورہ استعمال کرتا آیا تھا۔ اسلم نے اب ماں کے بجائے پیر صاحب سے ہی بات کرنے کی ٹھانی۔ اس بات پر پیر سائیں اس قدر ناراض ہوں گے اسلم کی اماں کو خیال نہیں تھا۔ انہوں نے تو جلال میں آ کر اس کی طرف سے رخ ہی پھیر لیا، ادھر پشت کر کے بیٹھ گئے، اور پشت کرنے سے پہلے ٹھڈا مار کر وہ سارے نذرانے بھی دور پھینک دیے جو اسلم کی اماں عرف کتے کی دم لے کر آئی تھی۔ پیر صاحب تو بات کرنے اور سننے کو تیار نہیں تھے۔ مرید خاص نے سمجھایا، ایسی بے وقوفی مت کرو مائی، اس مخلوق کی بات نہیں ڈالتے، وہ غضب میں آ جاتی ہے۔ کیا خبر وہ پینی کو چھوڑ کر تم پر آ جائے اور تم سے بیاہ رچانے کا شوشہ چھوڑ دے۔ بس یہ سن کر اسلم کی اماں کو قبولتے ہی بنی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر اسلم کا رشتہ پینی کے لیے لینے گئی، اور ادھر بھی پینی کی ماں نے بوتھا سجا کر کہا، ہم تو کبھی لوہاروں کو منہ نہ لگاتے مگر یہ کمبخت اڑ گیا، اب ماننی تو پڑے گی۔ اور ادھر اسلم اور پینی گاؤں والوں کی نظروں سے اوجھل چودھری صاحب کے کھیتوں میں ککلیاں ڈال کر فصل اجاڑ رہے تھے۔ جیسے رشتہ آنن فانن طے ہوا، ایسے ہی تاریخ بھی پکی ہو گئی، اور بددلی سے ہی صحیح مگر دونوں طرف تیاریاں ہونے لگیں۔ پیر صاحب اور ان کے یہ دو خاص چیلے دونوں طرف سے مدعو تھے۔ پہلے روز پینی کی طرف جانا تھا، دوسرے روز ولیمہ اٹینڈ کرنے اسلم کے ہاں پہنچنا تھا۔ یار بلی، آج ہوا بڑی تیز ہے، مجھے ڈر ہے میری یہ مصنوعی داڑھی کہیں اڑ نہ جائے۔ جوادی داڑھی تو میری بھی بے لگام ہو رہی ہے، سوچ رہا ہوں تھوڑی گم لگا کر چپکا لیتا ہوں۔ آہو یار، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ میں نے تو موسم کے آثار دیکھ کر رات کو ہی بندوبست کرنے کی کوشش کی تھی۔ تھوڑا آٹا لے کر اس کی لئی بنا کر داڑھی کو چہرے سے چپکانے کے بعد مطمئن ہو کر سو گیا تھا، مگر رات کو اچانک آنکھ کھل گئی، چہرے پر سوئیاں سی چبھ رہی تھی اور کچھ رینگنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اٹھ کر دیکھا تو چہرہ چونٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ باقی کی رات داڑھی سے لئی اتارتے ہی گزری۔ بے شک کبھی کبھی بھینس عقل سے بڑی ہو جایا کرتی ہے۔ صغیر کی بات پر دونوں نے سنجیدگی کے ساتھ اسوات میں سر ہلائے۔ شادی والے گھر میں روایتی چہل پہل تھی۔ لڑکیاں کراری آوازیں نکال کر ڈھولکی پر تھاپ دیتے ہوئے گانے کا شوق پورا کر رہی تھیں۔ اپنی طرف سے سبھی فل تیاریوں میں تھیں۔ ان کے خیال میں آج تو جس لڑکے کی نگاہ بھی ان پر اٹھ جاتی، پلٹنا ضرور بھول جاتی۔ بارات آنے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ پیر صاحب اور ان کے مصاحب ابھی تشریف لائے تھے۔ ان کے لیے بطور خاص پلنگ بچھائے گئے تھے جن پر ریشمی چادریں بچھی تھیں اور گاؤ تکیے رکھے تھے۔ پیر سائیں آپ سے ملنے شہر سے کچھ مرید آئے ہیں، کہتے ہیں آپ کی شہرت سن کر دعا کروانے کے لیے بڑی دور سے حاضر ہوئے ہیں، مایوس نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ادھر ہی بلوا لو۔ پیر صاحب اور بھی نیم دراز ہو گئے اور آنکھیں بھی نیم وا کر لیں، مگر آنے والوں کو دیکھ کر جو جھٹکا لگا تو آنکھوں میں جلال رہا نہ لہجے میں خمار، اور آنے والی 4 خواتین اور ایک مرد بھی انہیں دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔
फिर बेयकीन हुए और जब यकीन हो चला तो उनमें जो सबसे ज़्यादा मोहम्मद थी उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर अशबील ने आगे बढ़कर मुंह पर हाथ रख दिया, कान में बोला, दादी जो भी करना है घर जाकर करना, यहाँ पोल खोलोगी तो फिर पोते नहीं पोतों का कीमा ही हाथ आएगा। और बात दादी की समझ में आ गई। हाय सारी खेड़ नसीबां दी। अंदर लड़कियां ढोलक की थाप के साथ लहक लहक कर गा रही थीं और ये सोच रहे थे वाकई खेल नसीबों का है। अब ये ज़रूरी था कि दादी के साथ आने वाली ख़वातीन में एक शहरबानों की माँ और दूसरी ज़ेबा की वालदा मोहतरमा थी, और ये नाना मामू उन्होंने जाकर एक एक की 10 लगाकर वालिद साहिबान को बतानी है। ख्यालों में वो दोनों वालिद साहिबान के गज़बनाक चेहरे और जूतों की जानिब बढ़ते हाथ देख रहे थे। जूँ ही जूतों के वार उन पर पड़े दोनों चिल्ला उठे, अब्बा जी, अब्बा जी। जी तो डियर लिसनर्स, एक कहानी यहाँ पर ख़त्म हुई और ये तकरीबन 12 कहानियाँ हैं मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन जहाँ तक याद है 12 कहानियाँ हैं। तो ये एक पूरी सीरीज़ है। एक कहानी आज मुकम्मल हुई है, बाकी के पार्ट्स अभी बाकी हैं। तो देखते हैं मज़ीद कहानियों में जवादी और शिबली क्या क्या कारनामे अंजाम देते हैं। इंतज़ार करिएगा, इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।